तो जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा, अभी हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। और पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने कुछ 16 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया था और आज यहाँ पर बचे हुए एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग लगा देंगे, ठीक है। और वहीं वापस से क्या करना है भाई, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब खोल के रखो, ठीक है, और मेरे साथ कुछ क्वेश्चन को वहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लगाते चलोगे, ठीक ना। क्योंकि जब अगली बार पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है, तो इससे होगा क्या कि पता रहेगा कि कौन से वाले क्वेश्चन को पहले फोकस करना है और कौन से वाले क्वेश्चन को थोड़ा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 17 क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेमी कंडक्टर के बारे में, ठीक है, और इसके बारे में 2 मेन टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर को भी बताना है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, कंडक्शन मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा एलोबरेट करना है। तो 17 वाले क्वेश्चन को हम लोग हल्का सा इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि जब फिजिक्स में ये चीज़ें बच्चे पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन का बहुत अहमियत नहीं रह जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री के हिसाब से इसको इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हम लोग लगा सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है मैं बता ही रखा हूँ। एक होता है कंडक्टर, ठीक है, और एक होता है इंसुलेटर। क्या फ़र्क होता है दोनों में, बोलो। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो होती है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो इसके बीच में कौन आता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि जनरली इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहें फ्लो नहीं करती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, ठीक है, ये इसकी खासियत है। और सेमीकंडक्टर जनरली कौन होते हैं, ये होते हैं सारे के सारे क्या, मेटलॉइड। और मेटलॉइड माने कहाँ पर, जनरली ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स, कहाँ पर, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 में जो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों के मेटलॉइड्स पाए जाते हैं वही सब क्या बनाते हैं, सेमी कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के सेमी कंडक्टर हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन सा, एक हम लोग पढ़े हैं पी टाइप, ठीक है, और दूसरा कौन सा पढ़े हैं, एन टाइप। पी टाइप में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो करती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल, ठीक है, होल होल हो गया ना। और एन टाइप में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो करती है भैया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बता रखा हूँ ये सब। तो इसको भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा लेना। 18 वाले क्वेश्चन तो भैया देखो है डबल इम्पोर्टेंट, ठीक है सवाल थोड़ा सा टेढ़ा। आमतौर पर बच्चों से यदि ये सवाल पूछा जाता है तो उनकी बुद्धि हो जाती है बंद और वो उसे छोड़ देते हैं या उन्हें समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार सुनो। और जैसा कि सवाल है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है, क्यूप्रस, बात समझना, CO2O कैन बी, देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ ये कह रहा है सवाल, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो जैसे ये CO2O दिख रहा है ना, ठीक है, रेशियो कितना है यहाँ पे, कॉपर का ऑक्सीजन का रेशियो हम लोग देखें तो कितना है, 2:1 दिख रहा है ना, ये 2 है और ये कितना है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि इसको प्रिपेयर्ड करते समय, बनाते समय जो ये CO2O बन गया इसका रेशियो कैसा हो गया, 2:1 से थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। यानी कि इसमें कॉपर कुछ कम पाया जा रहा है, जितना इसको पाया जाना चाहिए था ये उससे थोड़ा कम पाया जा रहा है। तो बताओ फॉर्मूला कैसा हो गया, कॉपर और ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मूले में रेशियो कैसा है, ये 2 और ये 1 होना चाहिए था, लेकिन 2 1 नहीं है क्योंकि 2 कैसा है, थोड़ा कम है, मान लेते हैं 1.98 हो गया, ये 2 होना चाहिए था पर ये थोड़ा कम हो गया। तो इसीलिए ये कौन सा बन जाता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफेक्ट के बाद फॉर्मूले में रेशियो क्या है, बिगड़ गया है। इतनी बात आ रही समझ में। अब आगे कह रहा है कि बताओ कि क्या ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और है तो कैसे है, ठीक है। चलो मैं इसको दिखाना शुरू करता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये देखें, जैसे CO2O है, मैं पूछूं कि इस कॉपर पर चार्ज कितना है तो क्रॉस करेंगे, ये 1 यहाँ पे जाएगा तो कितना है, +1, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो ऑक्सीजन पर कितना, -2, ठीक है। यानी कि इस CO2O में हम लोग देखें तो कॉपर पर चार्ज कितना है, +1 का, और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, -2 का। इसकी लैटिस हम लोग बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कॉपर 1
ठीक है, ऑक्सीजन -2, कॉपर +1, ऑक्सीजन -2, कॉपर +1, ऑक्सीजन -2, फिर उसी तरह से कॉपर 1, ऑक्सीजन -2 और कॉपर +1। यानी कि इन सब की क्रिस्टल लैटिस इस तरीके से थी, ये सब आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए थे। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है भैया, कॉपर को जितना होना चाहिए था कॉपर उतना है नहीं, यानी कि यहाँ पे कुछ कॉपर के जो आयंस हैं, ये कॉपर के आयंस यहाँ पे है ही नहीं, वो कम है, खाली है। यानी कि ये जो कॉपर 1+ दिख रहा है ये यहाँ पे पाया ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या है, वैकेंसी है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, मिटा दिया। तो अब देखो हम लोगों को क्या समझ में आया कि यहाँ पे तो कॉपर प्लस है ही नहीं, तो जब प्लस चार्ज इस पर पाया ही नहीं जा रहा तो इस पूरे सॉलिड पर ऑक्सीजन की संख्या नंबर कैसा है, ज़्यादा है, तो इस पर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। लेकिन इसको नेगेटिव होना नहीं है, न्यूट्रल होना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सॉलिड कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने के लिए अब ये जो कॉपर +1 था ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +2 में, और ये हम लोगों का सॉलिड कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे डिफेक्ट में हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, खाली जगह। खाली जगह माने क्या, वैकेंसी। वैकेंसी माने क्या, होल। तो भैया बता दो कि जब भी किसी भी सॉलिड में जब होल क्रिएट हो जाता है तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो हम लोग इसके जवाब में लिखेंगे क्या कि CO2O में, ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो कम होने की वजह से इसमें कॉपर +1 के जगह पर होल या वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और ये होल और वैकेंसी क्रिएट होना ही इस सॉलिड का पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देता है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़ना नहीं, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 19 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो, डबल इंपॉर्टेंट। और देखो यहाँ पे कह रहा है फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, और आखिरी में क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। मान लो कि ये सवाल जिसको नहीं भी आता है, ठीक है, तो भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को चिपका कर बच्चा आ जाएगा। Fe+2 जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेरस। फेरस लोअर वैकेंसी, सॉरी वैलेंसी। ठीक है, Fe+3 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, फेरिक, इक, हायर वैलेंसी। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि फेरिक ऑक्साइड का जब हम लोगों को फॉर्मूला बनाना होगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का, तो इसका साफ मतलब समझ में आता है कि Fe इस पर कौन सा चार्ज होगा, +3 का, और ऑक्साइड पर चार्ज यानी ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है, -2 का। क्रॉस कर ले हम लोग को तो क्या मिल जाएगा, Fe2O3। यानी इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं लगाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं बता ही रखा हूँ, जब भी फॉर्मूले की बात करें तो दो साइड, एक साइड Fe बना लेना और दूसरे साइड ऑक्सीजन। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, पता नहीं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, ऑफ ऑक्साइड आयन। ठीक है, 2 आउट ऑफ एवरी, अब यहाँ से लाइन पढ़ो। ठीक है, ये वाली लाइन, 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्युपाइड बाय फेरिक आयंस। यानी कि जो फेरिक आयंस हैं, ठीक है, यानी ये वाले फेरिक आयंस, बताओ कि 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल होल्स होगा उसका 2/3 के बराबर है। जैसा हम लोग लिखते हैं ना इस तरीके से मैथ में 1/4, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, यही मतलब होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 आउट ऑफ एवरी 3, यानी कि हर 3 में से 2। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि हर 10 बच्चों में से 2 बच्चे। ठीक है, तो यानी कि 2/10 की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि हर 10 बच्चों में से 2 बच्चे, यानी कि 2/10 की बात हो रही है। उसी तरीके से 2 आउट ऑफ एवरी 3, यानी कि 3 आउट ऑफ 2 हो गया, और किसका, ऑक्टाहेड्रल होल्स का, यानी मल्टीप्लाइड बाई ऑक्टाहेड्रल होल्स। ठीक है, तो वापस से उसी तरह से लगाएंगे। ऑक्सीजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, N। तो ऑक्टाहेड्रल जो वाइड होता है वो कितना हो जाता है, वो भी N ही होता है। टेट्राहेड्रल वाइड कितना हो जाता है, 2N हो जाता है। खैर इसकी यहाँ पर तो कोई आवश्यकता है नहीं, सिर्फ इसी से लगाना है क्योंकि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करी जा रही है। तो Fe हम लोगों का कितना हो गया, 2/3 ऑक्टाहेड्रल वाइड माने कितना, N, और ऑक्सीजन कितना है, N है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो Fe 2/3 N हो गया,
और ऑक्सीजन कितना है, n है, ठीक है। ये n से n कैंसिल हो गया, वापस हमें यहाँ पे क्या मिल गया, Fe2/3 और ऑक्सीजन कितना मिल गया, 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, फ्रैक्शन हटाने के लिए दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, Fe2O3, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। यही इसका क्या है, फाइनल आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है कि कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप या एन टाइप, कब, जब जर्मेनियम को, ठीक है, जर्मेनियम को इंडियम के साथ और सिलिकॉन को बोरॉन के साथ मिलाया जाएगा, डॉप्ड माने मिक्सिंग, मिलाया जाएगा, ठीक है। तो देखें हम लोग ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट क्या होते हैं भाई, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है, यही होता है। बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप नंबर 13 के हैं। जर्मेनियम किसका है, ग्रुप नंबर 14 का। तो भैया ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स जब 13 वाले के साथ मिलाए जाते हैं, क्योंकि इन सभी के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड कैसा हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे मान लो बोरॉन भी आके लग गया, तो इसने क्या करा, 3 बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या क्रिएट हो गया, होल, ठीक है, होल क्रिएट हो गया। तो इंडियम भी देख लो इसी ग्रुप का है, बोरॉन भी देख लो इसी ग्रुप का है, यानी कि ये चाहे जर्मेनियम की बात करें चाहे सिलिकॉन की बात करें, ठीक है, ये सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना सकते हैं, एक बॉन्ड के जगह तो होल क्रिएट होगा, और जब भी होल क्रिएट होगा तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। आ रही है बात समझ में कि नहीं। तो इसके दोनों ही प्रश्नों का जो जवाब है ये भी पी टाइप है, ठीक है, और ये भी पी टाइप है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आसान है वैसे, थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसको रिवाइज करने के लिए, ठीक। चलो आगे देखते हैं। इसमें से ये जो क्वेश्चन 21 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल तो हम लोगों को इम्पोर्टेंट लगाना ही है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन सवाल है बड़ा सस्ता सा, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़े यहाँ पे, तो लिखा है कि गोल्ड, ठीक है, ये रहा गोल्ड, इसका एटॉमिक रेडियस दिया है, क्रिस्टलाइजेस फेस सेंटर्ड, ठीक है, और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेल, ठीक है। तो जब बात एफसीसी की आ जाए, ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल की, तो हम लोग जानते हैं कि R इजकल टू कितना हो जाता है, √2/4 और ये A, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस दिया है ये वाला, और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल, यानी R दिया है और ये A पूछ रहा है, तो A इजकल टू कितना हो जाएगा, इसको इसमें क्रॉस करें, 4R डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो ये हो गया 4, R की वैल्यू 0.144 पिकोमीटर, ये कितना होता है 1.414, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद ये हम लोगों का आ जाता है कितना, 0.407, ठीक है, नैनोमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, यही इसका आंसर है। देखो इसमें ध्यान क्या रखना था, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये हम लोगों को याद रखना चाहिए, या फिर ध्यान में रखना था कि जो रेडियस ऑफ एटम होता है और जो साइड ऑफ यूनिट सेल होती है वो √2/4 के बराबर होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने वाली बात थी, बाकी सारी बातें तो इस क्वेश्चन में दी ही गई हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा हल्का सा 22 वाला, ठीक है, बड़ी सस्ती चीज़ है ये, मैं बता ही रखा हूँ। बैंड थ्योरी के अनुसार हम लोगों को बताना है कि भैया कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या अंतर होता है। तो मैंने बैंड थ्योरी दिखा ही रखा है, मैं वापस से यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों का क्या था, कंडक्टर था, और इनके बीच में यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाए, इंसुलेटर हो जाए, ठीक, इंसुलेटर, और यहाँ पे कौन हो जाए, सेमी कंडक्टर। ये हम लोगों का हो गया कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सेमी कंडक्टर, ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का इंसुलेटर। तो अब मुझे सभी लोग बता दें, ठीक है,
ये वाला नीचे वाला वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या होता है, कंडक्शन बैंड। तो इनके बीच में हम लोग गैप देखें तो कंडक्टर में क्या होता है कि बहुत कम गैप होती है या फिर ये लगभग ओवरलैप होता है, यानी थोड़ी भी एनर्जी मिलती है। ये वाला ग्राफ क्या था, एनर्जी का ग्राफ था, बताओ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया, आसानी से, है ना, यहाँ आसानी से जंप करके यहाँ आ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी तुरंत फ्लो करने लगती है। इंसुलेटर में क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये एनर्जी का जो गैप है, ठीक है, एनर्जी गैप कैसा है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लार्ज एनर्जी गैप। यानी कि इसमें कितना भी एनर्जी प्रोवाइड करो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो ही नहीं करेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप तो होता है, लेकिन ये कैसा होता है, मिनिमम होता है या थोड़ा ही होता है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल एनर्जी गैप। अब थोड़ी एनर्जी इसको प्रोवाइड करी जाती है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आसानी से यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो देख लो यही है इसमें पूरा। कंडक्टर और इंसुलेटर में पूछा जा रहा है, यानी इसके में और इसके में, तो देख लो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, यानी कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में पूछा जा रहा है, तो ये बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, शॉर्टकिट इफेक्ट क्या होता है भैया, बता रखा हूँ मैं। फ्रेंकल इफेक्ट क्या होता है, बता ही रखा हूँ। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, जहाँ जहाँ पे पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के बीच की जो खाली जगह होती है उसी को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। एब सेंटर बता ही रखा हूँ। जब भी कोई हम लोगों का एन आयन, ठीक है, गायब हो जाता है तो उसी की खाली जगह को कौन घेर लेता है, इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एफ सेंटर कहते हैं। बता रखा हूँ मैं, ठीक है, इसको लेक्चर की क्लास में देख लेना। हालांकि इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, 1 मार्क्स में या फिर ऐसे डेफिनेशन के तौर पर पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन देखो 24, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, और आसान भी है, इसमें कुछ बहुत वैसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन को हम लोग देखें, पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर कि एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस, ठीक है, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, यानी कि सीसीपी की बात करी जा रही है। इट्स मेटेलिक रेडियस दिया है। लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, देखो अभी मैंने बताया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो FCC यूनिट सेल होता है, ठीक है, जो R होगा वो √2/4 और ये A हो जाएगा, ठीक है। वापस से वही पूछ रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल, यानी A पूछ रहा है, R दिया है क्वेश्चन में, R दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो A की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 4R डिवाइडेड बाई √2, तो 4 हो गया, और R की वैल्यू 125 और ये 1.41, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाता है 354 पिकोमीटर, ठीक है। ये कितना आ जाता है, 354 पिकोमीटर। सॉल्व करने के बाद ये 354 पिकोमीटर। तो पहले वाले का आंसर तो ये हो गया, ठीक। हाउ में, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो इतना है 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम का, तो इसमें खूब ढेर सारे क्या होंगे, यूनिट सेल होंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि भैया ये जो कितने यूनिट सेल इसमें पाए जाएंगे, तो हम लोग करें क्या, यदि हम लोगों को एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता हो, ठीक है, और ये पूरा कितना वॉल्यूम दिख रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको पूरे वॉल्यूम को एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना यूनिट सेल है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल की जो किनारे की लंबाई है वो इतनी पिकोमीटर आ गई है, ठीक। तो इससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, बोलो, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम लोगों का 354 पिकोमीटर आया है, इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 354 - 12 मीटर हो गया, ठीक है, ये मीटर। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखो कि 354 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि इसी का हम लोग A क्यूब करने वाले हैं, ठीक है। तो भैया 354 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्या किया हम लोगों ने, क्यूब, ठीक है। ये एक यूनिट सेल का है। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू टोटल वॉल्यूम हम लोग का कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो 354 × 10⁻⁻10
सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर हम लोगों का आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा भाई कितना, 2.27 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल, यानी यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आसान है, आसानी है, लेकिन थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये जो 25 क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको लगा लो डबल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सवाल थोड़ा टेढ़ा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने सिलेबस में तो कुछ और चीज़ पढ़े थे, ठीक है, क्वेश्चन किसी और तरीके से प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखो भाई, यही पढ़ाई होती है, ठीक है। सिलेबस की पढ़ाई तो सस्ती होती है, आसान होती है। क्वेश्चन में क्या होता है कि दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा दिखा दूं कैसे होता है। सबसे नीचे कौन है, CBSE क्लास 12th, ठीक है, यानी जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो वाला, ठीक है, सबसे नीचे हो गया। इसके थोड़ा ऊपर कौन आ जाता है, नीट आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा ही ऊपर है, ठीक है। इसके भी थोड़ा ही ऊपर कौन आ जाता है, AIEEE, या फिर हम लोग इसको जेई मेंस कहते हैं, ठीक है, इसको जेई मेंस कहा जाता है, ठीक है। इसके ज़्यादा ऊपर, ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो टॉप पे चीज़ें होती हैं यहाँ पर, इसको हम लोग IIT कहते हैं, या फिर इसको एडवांस कहा जाता है, जेई एडवांस, ठीक है। देखो ये जो मैं हायरार्की दिखा रहा हूँ, ठीक है, होता क्या है, पढ़ाई एक ही होती है, ठीक है, सेम पढ़ाई होती है। क्वेश्चन का लेवल क्या है, बदलते जाता है। यदि CBSE क्लास 12 बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो आसान क्वेश्चन होंगे। नीट का एग्ज़ाम होगा मेडिकल का, ठीक है, ये मेडिकल MBBS वाले मेडिकल का एग्ज़ाम होगा तो थोड़ा कठिन होगा। ARRR होगा थोड़ा और कठिन हो जाएगा। IIT होगा तो थोड़ा और कठिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ से पढ़ाई करनी है वो एक ही होता है, लगभग एक ही होता है। सिर्फ क्वेश्चन की वैरायटी क्या होती है, चीज़ों में बदलती जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो 25 क्वेश्चन दिख रहा है ये हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं इसको, देखते हैं कि सवाल क्या है। देखो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि इफ़ NaCl इज डॉप विथ 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, ठीक है, ये बात कही जा रही है। पहली बात तो बच्चों को सवाल ही नहीं समझ में आएगा कि ये कहा क्या जा रहा है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये NaCl, ठीक है, NaCl की क्रिस्टल लैटिस थी, ठीक है, NaCl की क्रिस्टल लैटिस थी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया इसमें SrCl2 को मिला दिया, यानी SrCl2 मिलाने का मतलब है कि स्टोनियम +2 आएगा, और जहाँ पे भी हम लोगों का सोडियम प्लस था उसकी जगह पर SR+2 आएगा, इसकी जगह को ऑक्युपाई करेगा, घेरेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ रही हो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर तो सोडियम +1 है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कौन आ चुका है, यहाँ पर आ चुके हैं भैया SR+2, मिक्स है, ठीक है। ये डॉपिंग करी जा रही है, NaCl को SrCl2 के साथ क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो ये जो NaCl की क्रिस्टल लैटिस थी ना, यहाँ पर कौन आ गया, सोडियम प्लस की जगह पे स्टोनियम +2 आ गया। अब मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पर +1 था, ठीक है, लेकिन आ कितना गया, +2, यानी इस पूरे पर चार्ज कितना हो गया, +1 का चार्ज क्रिएट हो गया। ये +1 का चार्ज होना नहीं है, इसको न्यूट्रल होना है। तो इसका साफ मतलब है कि कहीं और से सोडियम प्लस क्या करेगा, यहाँ से चला जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम लोगों का न्यूट्रल होने के लिए एक और जो सोडियम की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये सब मैं बता ही रखा हूँ, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसको कहते हैं ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी कि जितने स्टोनियम +2 आएंगे, ठीक है, जितने स्टोनियम +2 आएंगे उतने सोडियम प्लस की वैकेंसी क्रिएट होती जाएगी। हम लोग देख रहे हैं ना, मान लो यदि 10 स्टोनियम +2 आता है यहाँ पर ऐसे 10 जगहों पे, ठीक है, तो 10 और जगहों से सोडियम प्लस क्या हो जाते, खाली, यानी कि वैकेंसी हो जाती। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो आगे हम लोग पढ़े व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। यही तो पूछ रहा है कि भैया सोडियम प्लस की जगह कितनी खाली हुई, ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, ठीक है, या फिर ये भी खाली हो गया, कितनी खाली जगह हुई, ठीक है। तो बस अब देखो करना क्या है कि ये जो 10⁻³ मोल परसेंट है ऑफ SrCl2, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ Sr+2, यानी कि इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ Sr+2। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे हम लोगों को कहीं 5% लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 5/100 करते हैं, बताओ है कि नहीं। 20% लिखा है तो क्या करेंगे, 20/100 करते हो ना। तो ये 10⁻³ मोल परसेंट लिखा है, तो इसको हम लोग समझे कि 10⁻³ मोल लिखें तो क्योंकि परसेंटेज हटाना है तो डिवाइडेड बाई क्या कर लिया जाए, 100, बताओ है कि नहीं, 100 कर लिया जाए। तो ये 100 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, इसमें क्या क्या होगा और ऐड हो जाएगा, यानी -5 क्या होगा मोल, ठीक है, ऑफ Sr+2, यानी कि इतने Sr+2 मिलाए जा रहे हैं तो उतनी वैकेंसी भी क्रिएट करेगा, क्योंकि जितने Sto+2 आएंगे उतने सोडियम प्लस की वैकेंसी हो जाएगी क्रिएट, ठीक है। तो बस 10⁻⁻5 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23, ठीक है, यही होती है। तो भैया देख लो ये 5 है और ये हम लोग का 23 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6.023 × 10⁻18 एस्टोनियम प्लस। क्योंकि इतने एस्टोनियम प्लस आ रहे हैं तो इतनी ही वैकेंसी भी, यानी कैटायन की वैकेंसी भी इतनी ही क्रिएट होगी, ठीक है, आंसर यही है। आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म बता रखा हूँ भैया, इसके जो डोमेन होते हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, जिस वजह से ये क्या होते हैं, हाईली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाते हैं, हाईली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म वीकली अट्रैक्ट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है ये भी बता ही रखा हूँ, बोलो, ठीक है, ये भी बता ही रखा हूँ मैं। फेरी मैग्नेटिज्म यहाँ पर क्या होता है कि अनइक्वल डोमेन, ठीक है, क्या अनइक्वल डोमेन, यानी कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है, ये एक दूसरे को सब कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। एंटी फेरो क्या है, ठीक है, जो फेरो है, जो फेरो उसी का ठीक उल्टा कर दो, तो फेरो के डोमेन हम लोगों के ये वाले दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले सब सीधे सीधे, तो एंटी फेरो में क्या हो जाएगा भैया, बराबर बराबर संख्या में, ठीक है, बराबर बराबर नंबर में, ये किधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, बता रखा हूँ ये सब, ठीक है। और जो ये जो फाइनल दिख रहा है ना, ये पता नहीं कैसा बकवास सा क्वेश्चन है, इसको काट दो, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, फालतू है ये। तो ये कुल हम लोगों ने 26 क्वेश्चन को देख लिया, और इसमें से जितने भी क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट करवाया है, ठीक है, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो क्लास को सीरियसली देख रहे हैं, देखो भैया रिवाइज़ करो, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज़ करो। जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया है, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, कौन सा वाला, CBSE का बोर्ड का एग्ज़ाम और प्लस नीट, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं लगाना है दिमाग। यहाँ तक कि AIEEE हो गया ना, वहाँ तक भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिमाग कहाँ लगाना है, IIT में। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी और साइड बुक वगैरह अब पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। यहाँ तक तो नहीं पढ़ना है, नहीं तो फंस जाओगे, फिर वही हो जाएगा कि चींटी को मारने के लिए क्या खरीद के लेके आओगे, टैंक, तोप। तोप से चींटी नहीं उड़ाना, ये चालाकी नहीं, ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो अब आगे से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और खैर चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए क्या, थैंक यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।